तो पिछली क्लास के में हम लोगों ने भूस्खलन परिभाषा, भूस्खलन के कारण, उत्तराखंड में भूस्खलन के मतलब मुख्य भूस्खलन 1880 नैनीताल, केदारनाथ, 2025 धराली, कलिया सॉल्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। ऐसा कोई भी चीज होता है ना, जैसे जब मैं ये बनाता हूं तो कई में मैं शायद मैप ना बनाऊं, आपको कुछ नहीं करना है, एक रफ मैप ऐसे बना देना, बस उत्तराखंड का रफ मैप ऐसे बना देना है। उसके बाद मार्क कर दो ऐसे रफली, नैनीताल हो गया, केदारनाथ हो गया, धराली, तो उससे थोड़ा सा एक अपना ना नॉलेज उत्तराखंड के मैप के ऊपर पकड़ अच्छी बन जाती है। अब उत्तराखंड 2000 इन जो जितने भी आपकी भूस्खलन वाली जो आपदाएं हैं, इनमें से एक आपदा पकड़नी हमने डिटेल में अभी फिलहाल, और वो है केदारनाथ की आपदा। कल हमने केदारनाथ की आपदा पर प्रमुख परिचयात्मक तथ्य भी करे थे। अब आज हमने ये सारे के सारी चीजें केदारनाथ आपदा के बारे में जानना है। और जब भी आप कोई आपदा पढ़ोगे तो आपने ध्यान देना है कि इतने मिनिमम बिंदु इतने आपके होने चाहिए उसमें, ठीक है। जैसे धराली की आपदा आ गई तो एक परिचय हो गया धराली की आपदा को लेकर के कि किस दिन आया, कहां आया, क्या हो रहा था, कौन सी नदी थी जिस पर वो सारा गाड़ आया, तो वो कहां से कनेक्टेड है, कहां से कहां तक है, क्या प्रभावित क्षेत्र, कहां किस किस गांव या कोई कस्बा था वहां पर जो वो हुआ। फिर मूल्यांकन, तबाही का मूल्यांकन, जो जान माल का जो आप मूल्यांकन करोगे कितनी क्षति हुई है वो। फिर उसका प्रभाव क्या पड़ा लोगों पर, सरकार के ऊपर, कोई संगठन बनाया, संस्थान बनाया, कोई टीम बनाई कुछ, और कोई उस समय जो ऑपरेशन चलाया गया होगा, ये सब चीजें लिख सकते हो। तो 2013 की आपदा के बारे में मैंने कल सारी पॉइंट्स बता दिए थे। मुख्य नदी मंदाकिनी नदी थी। केदारनाथ की आपदा को लेकर के जो मुख्य प्रमुख केंद्र जो पूरी केदार घाटी से लेकर के रुद्रप्रयाग तक का है, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिखा है। पर्वत, सुमेरु पर्वत, 2 हिमनद याद रखने जहां से पानी आया, झील जो फटी थी, चौराबाड़ी ग्लेशियर वाली झील, मंदिर केदारनाथ हो गया, जगह जो मुख्य तबाह वाली जगह रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर, अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा। यहां तक मैंने चीजें लिंक करी है। जो जिस क्षेत्र से होगा उसको तो पता होगा, एक के बाद एक जो पड़ाव आते हैं, लेकिन कई बारी कईयों को नहीं भी पता होते हैं, तो आप उसका डायग्राम से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से आगे आना है हमने 2013 में आपदा को प्रभावित करने वाले क्षेत्र, ये आज हमने यहां से शुरू करना। मैंने 2 तरीके से इसको विभाजित करा। मैंने एक तो नदियां ले ली, क्योंकि इससे मेरा नदी तंत्र और ज्यादा क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। मुझे बार बार इन नदियों के नाम आएंगे तो आगे नदी तंत्र में पता लग जाए कि अच्छा ये नदी हमने केदारनाथ आपदा में पढ़ी थी, ये नदी हमने धराली आपदा में पढ़ी थी। जैसे अभी धराली आपदा में कौन सी गाड़ थी, शीरगंगा या खीरगंगा भी बोल देते हैं उसको, वैसे वो क्षीरगंगा है, ठीक है। तो मुख्य नदी होगी मंदाकिनी। अब देखिए किताबों के अंदर जब आपदा के विषय में ये टॉपिक्स जो लोग बना रहे हैं तो कूड़ा कबाड़ा सब कुछ एक जगह ही डाल दे रहे हैं। अब केदारनाथ की आपदा के साथ उस दिन 2-3 दिन उत्तराखंड के अन्य जिलों में, अन्य क्षेत्रों में भी भारी तबाही हुई, बारिश हुई, वो भी उसी के साथ मूल्यांकन कर दिया। कंटेंट तो चाहिए लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। देखो मेन नदी तो मंदाकिनी है जिस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। इसके अलावा मंदाकिनी नदी के ठीक पीछे सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी बहती है। मंदाकिनी नदी के किस तरफ बहती है, वो पूर्व की तरफ, पीछे की तरफ, जहां बद्रीनाथ वाला जो क्षेत्र है। उसके बाद गंगा नदी जो देवप्रयाग से सब इकट्ठा होकर के तो गंगा ही बन रही थी ना। फिर भागीरथी नदी, पिंडर नदी, लक्ष्मण गंगा नदी, दूध गंगा नदी, अस्सी गंगा नदी, काली, अभी एक कानी क्या हो गया, काली है ये, ठीक है, कानी नहीं है, काली नदी। इन नदियों के ऊपर केदारनाथ आपदा का तो कोई प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन उस दिन जो बादल, ओलावृष्टि, वो अतिवृष्टि हो रही थी, वो जो सारे बादल थे ना, वो पूरा एक पैच आ रखा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे आप ये उत्तराखंड का मैप देखो और ये आपके पास महान हिमालय हो गए, ये लघु हिमालय हो गए, तो ऐसा कुछ लग रहा था कि बादलों का पूरा एक जो हुजूम है वो मूल रूप से उत्तरकाशी, मूल रूप से रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़, ये 4 जो ऊपर ऊपर के जिले हैं, इनको सबसे ज्यादा घातक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है ना। आप वहां पर देख सकते हो 4 जिले ऊपर ऊपर के, यहां हो रहा था जो प्रकोप हो रहा था। तो कुछ नदियां हैं जिनका मैंने यहां पर जिक्र करा है। आपने आधे से ज्यादा नदियों के नाम सुने भी होंगे। ये नदियां, सभी नदियां केदारनाथ की नदियां नहीं हैं, ये अगल बगल की घाटियों की नदियां भी हैं।
कुछ अन्य जिलों की नदी है। काली नदी आपको पता है कि कुमाऊं क्षेत्र की नदी है, बाकी सारी गढ़वाल क्षेत्र की नदी है। लक्ष्मण गंगा आपने सुना होगा, ये अलकनंदा की सहायक नदी है, धौली गंगा में मिलती है। तो इस तरीके से भागीरथी आपको पता ही है, भागीरथी, भिलंगना, है ना, ये सब आगे आगे पीछे ही हैं सारे के सारे। आप यहां पर देखो, ये है देखो सेंटर पॉइंट केदारनाथ, ये लिखा हुआ, इधर खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना निकल रही, इधर से पीछे जाओगे ये गंगा नदी है भागीरथी, ठीक, इसके पीछे गंगोत्री है। इसके इधर आप ये देख रहे हो, ये आपका जो चौखंबा वो यहां पर है, ये आपका ये भागीरथी वाला जो ग्लेशियर है, और ये आपका सतोपन ग्लेशियर है। अब आते हैं प्रभावित जिले। देखिए मूल रूप से तो जाहिर सी बात है, ये कौन सा जिला है, छोटा सा जिला है रुद्रप्रयाग, जो चमोली से निकल करके अलग हुआ है। ये 3 जिले जो लास्ट में बने थे, तीनों छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। रुद्रप्रयाग जिला मूल रूप से 5 जिलों को सीमा बनाता है, सॉरी 4 जिलों को सीमा बनाता है, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल को। तो ये मंदाकिनी नदी का क्षेत्र देखोगे ना, ये निकल रहा है यहां से, फिर नीचे आया, फिर गुप्त काशी से ये मुड़ जाती थोड़ी सी, फिर उसके बाद फिर सीधे हो जाती है, और रुद्रप्रयाग में ये किससे मिल जाती है, अलकनंदा से मिल जाती है। इतना आइडिया है आप लोगों को, थोड़ा बहुत है ही ये तो ये मैंने थोड़ा सा मैप बनाया है। तो मेन जिला आप जब बनाओगे तो आपने बताना है रुद्रप्रयाग, इसके अलावा चमोली जिला, इसके अलावा पिथौरागढ़ जिला, थोड़ा बहुत टिहरी वाले क्षेत्र में भी, क्योंकि रुद्रप्रयाग के पीछे वाली केदार घाटी के पश्चिम में टिहरी की जो घाटियां हैं वो पड़ती हैं, तो कुछ कुछ गाढ़ गदेरे यहां पर भी प्रभावित हुए थे, और उत्तरकाशी ये वाला क्षेत्र भी। पर चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी और पौड़ी अप्रत्यक्ष प्रभाव के क्षेत्र में थे। प्रत्यक्ष प्रभाव तो एक ही जिले में था, वो था रुद्रप्रयाग। अभी मैं आपको आगे मूल्यांकन करवाऊंगा क्षति का, तो आप देखिएगा कि ऊखीमठ में एक साथ 100 से ज्यादा गांव तबाह हुए, कई गांव, मतलब ऊखीमठ ब्लॉक तो सबसे ज्यादा, ऊखीमठ ब्लॉक जो सबसे ऊपर है वो प्रभावित हुआ था, हाँ उसी आपदा से। ऊपर से आ रहा होगा ना सारा, ठीक है, ये आप इजी है, इसको मूल्यांकन करना इतना मुश्किल नहीं है। अब आते हैं मूल्यांकन कैसे करें। कोई भी आपदा को मूल्यांकन करना है तो मैंने तो अभी ये जो स्लाइड्स हैं इसमें बहुत छांट छांट के लिखी हैं, भाषा में आप इसको और बड़ा कर सकते हो। आपदा का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो एक औसतन सरकार क्या करती है, जैसे आप भी जब देखिए आप भी मूल्यांकन टीम का हिस्सा बनेंगे, डीएम एसडीएम बन करके, तो एसडीएम होता है मेन व्यक्ति जो होता है ना, जो सारा का सारा मूल्यांकन कर रहा होता है। तो सारी जो क्षति होती है, पुल टूटे हैं, रोडें बही हैं, घर मकान तबाह हुए हैं, कोई बांध टूटा है, सर रुपए के अंदर मूल्यांकन है आज हर चीज का। तो 13,000 करोड़ के आसपास का मूल्यांकन किया गया कि इतनी क्षति हुई है, अनुमानित क्षति थी ये तो 13,000 करोड़ रुपए। इसमें तो एक पड़ाव था रामबाड़ा, आपने सुना होगा, गौरी कुंड से ऊपर, है ना, गौरी कुंड से जानकी चट्टी से होते हुए जो लास्ट बड़ा पड़ाव आता है वो रामबाड़ा ही आता है। उसके बाद फिर छोटे छोटे कस्बे ही हैं, समझ लो जैसे टेंट टूंट लगे रहते हैं। रामबाड़ा जो पूरा लगभग आधा पौना किलोमीटर का बाजार हुआ करता था, रामबाड़ा पूरा इस तरफ टूट गया। अब तो जिस तरफ वो पहाड़ पे था, अब तो उसके इधर बना दिया नया रास्ता, वो तो गायब पूरा, ऐसा मतलब जिसे आप बोल नहीं सकते कि यहां पर भी कोई ऐसी कोई आदमी भी रहता होगा यहां पर। तो रामबाड़ा एक ऐसा जगह था जो पूरी तरीके से नष्ट हुआ था। लगभग इस आपदा में 4200 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए थे, सोचो, जिसमें से मैंने यहां पर एक आंकड़ा बता रखा है 59 गांव तो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए, जब सब कुछ नामो निशान मिट गया उन गांवों का। और 103 गांव तो जो ऊखीमठ तहसील के थे, 103 गांव आपने सुना होगा, जो गुप्त काशी के ऊपर वाला जो एक बेल्ट है, कुछ गांव हैं ब्राह्मणों के गांव हैं, जहां पर काफी ब्राह्मण जो परिवार थे, उनमें लगभग 20% ही वयस्क पुरुष बचे थे, 17-18 साल से ऊपर वाले, सिर्फ 15 से 20%, क्योंकि
लगभग लगभग सारे जो उस गांव के जो बड़े लोग थे वो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी केदारनाथ में पंडों का काम करती थी। उनका काम ही पंडों का काम करता था, तर्पण, कोई कुछ के लिए आ रहा है, कोई किसी चीज के लिए आ रहा है। सारा गांव का अडल्ट पॉपुलेशन एकदम स्वाहा हो गया, या तो महिला या बच्चे। ऐसे कई गांव हैं उधर उस तरफ। कई लोग बताते हैं, गुप्त काशी के जो जानकार होते हैं ना, जैसे लगभग लगभग 89 पुल नष्ट हुए, छोटे बड़े, गांव गांव के बीच में जाने वाले या कुछ ऐसे। 5 ऊर्जा प्रोजेक्ट ऊर्जा प्रोजेक्ट यहां समझ गए कौन से होंगे? जो नदी पर बने हुए जो डैम वाले होंगे, छोटे छोटे परियोजना वाले, जैसे 2 मेगावाट, 5 मेगावाट, 30 मेगावाट, ऐसे 20 मेगावाट वाले जो प्रोजेक्ट है। 5 तो पूरा खत्म हुए और 29 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट चल रहे थे, सोचो, जो आंशिक रूप से तबाह हुए। जेसीबी बह रही हैं वहां पर, ट्रक पे ट्रक वहां पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, जिनके बांध बांध बन रहे थे, वहां पर ऐसे बहते हुए जा रहे थे। कुल मिलाकर के सरकारी आंकड़े के हिसाब से 6054 लोगों की मृत्यु हुई थी, जो कि एक आधिकारिक आंकड़ा है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि जमीनी स्तर पर ये कितने लोगों की वहां पर मृत्यु हुई होगी? नहीं, करोड़ों में तो नहीं होगा। होगा 1 लाख का आंकड़ा है? तो क्या हुआ होगा? सब मलबे में दब गए होंगे। जंगलों में वो चले गए, तो अब हड्डियां वड्डियां, कोई किसी का कंकाल, कुछ ना कुछ मिलता तो होगा, कुछ लोकल खबर तो बनती नहीं। जो मलबे में दबा वो तो दबा, जो बह गया, वो भी बह के भी कहीं कहीं पर कुछ कुछ मिल ही जाते हैं नीचे नीचे की तरफ। खबरें तो बहुत कम बनी। हम्म हम्म। सरकार आंकड़ों को इसलिए ज्यादा नहीं दिखाती है कि डर उत्पन्न हो जाए, अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाए, सरकार राजनीतिक रूप से सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, या फिर या फिर आंकड़े निकल ही नहीं पाते हैं, ऐसे पता ही नहीं चल पाता है। हम्म 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 हम्म। लेकिन आंकड़ा तो आंकड़ा ही होता है ना, उसकी प्रत्यक्षता तो अभी उस समय नहीं तो आगे के लिए तो होनी चाहिए ना, इसका तो अधिकार है ना। ये तो आंकड़ा छुपाना तो सबसे बड़ी गलत चीज है ना। ऐसा कहीं आपके सामने आता है कि सरकारी आंकड़ों को छुपाया क्यों जाता है, किस लिए जाता है? तो इसके 2 पहलू होते हैं। एक सकारात्मक पहलू होता है, एक नकारात्मक। नकारात्मक पहलू आपको पता है, इसको राजनीतिकरण किया जाता है। कुछ त्वरित सकारात्मक पहलू उस समय के लिए इसलिए छुपाए जा सकते हैं कि अफरा तफरी, भय का माहौल ना उत्पन्न हो, है ना। मेन चीज बस भय का माहौल उत्पन्न ना हो। परंतु परिस्थिति अनुसार समय के बाद धीरे 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 करके वो चीजें सामने होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अब धराली में जो दब गया, आंकड़े किसी को पता नहीं। सरकार बोल रही कि 15-20 लोग, 20-25 लोग वो होंगे, सरकारी आंकड़ा तो यही रहा होगा, 20-25 वो भी नहीं रहा होगा। लेकिन वहां पर कई लोग बोल रहे हैं कि 400-500 से ज्यादा लोग गए होंगे कम से कम, जो कस्बा है और जिस हिसाब से वहां पर व्यवस्था थी। और अब तो वैसे भी सारा 4 धाम की यात्रा पे सब लोग जो गए होंगे बाहर के, वो तो सब पंजीकरण करके गए होंगे। जो मजदूर लोग आए होंगे उनका भी रिकॉर्ड होगा, लोकलों का तो वैसे भी पता रहता है। आपदा का प्रभाव क्या रहा? सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि जो मंदाकिनी नदी है उसकी लंबाई 5 किलोमीटर बढ़ गई, क्योंकि नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन करा, कहीं पर घिसा, कहीं पर मलबा जमा करा, कभी कुछ किया। 5 किलोमीटर के आसपास जो मंदाकिनी नदी पहले 105 किलोमीटर बहती थी, चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी, ठीक है। चौराबाड़ी जो झील है
गांधी सरोवर वहां से निकलती है और ठीक नीचे 4 किलोमीटर नीचे है आपका केदारनाथ का मंदिर। यहां पर देखो ये जो झील है ना ऊपर, यहां पर, यहां से 4 किलोमीटर नीचे था, ये ज्यादा दूर भी नहीं था। और अब हो गई उसकी लंबाई 110 किलोमीटर। और इसके साथ साथ जो केदारनाथ जाने का पैदल मार्ग है, मूल रूप से 2 किलोमीटर की उसमें बढ़ोतरी हुई, जमीन पर थोड़ा ज्यादा कम भी है ये। तो पहले जो गौरीकुंड से केदारनाथ का रास्ता 14 किलोमीटर का था, वो अब गौरीकुंड से केदारनाथ हो गया है 16 किलोमीटर के आसपास, लगभग 22 किलोमीटर के आसपास टोटल केदारनाथ का ट्रैक है इस टाइम पर। आप यहां पर देखिए, जो लास्ट स्टॉप आपका यहां पर आता है ये सोनप्रयाग में आता है। और अब तो सोनप्रयाग मेन में भी गाड़ी नहीं रुकने दे रहे। ठीक उससे 2-3 किलोमीटर पहले सीतापुर आता है, वहां पर मेन पार्किंग है। सीतापुर से पहले टुक टुक लेकर के सोनप्रयाग जाना है और वहां से आपका पैदल शुरू हो जाए। इससे आगे थोड़ा गौरीकुंड तक शेयर टैक्सी है। यहाँ पर गौरीकुंड तक शेयर टैक्सी है, यहां से आपका पैदल मार्ग और घोड़ा मार्ग और जो ये वाला है ये शुरू होता है। तो कहां से शुरू होगा? गौरीकुंड से, मेन जो है गौरीकुंड से 6 किलोमीटर, यहां से आगे 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर से आगे जंगल चट्टी पहला पड़ाव आएगा। जंगल चट्टी के बाद अगला पड़ाव आएगा भीमली, उसके बाद अगला पड़ाव आएगा लिंचोली। और ये जो ये वाला एरिया ना पहले इस तरफ था आधे से ज्यादा, ये अब ये वाला एरिया इधर वाला तबाह हो गया ना, अब इधर निकाल दिया रास्ता। उसके बाद फिर आपका केदारनाथ का बेस कैंप आएगा नीचे, जहां पर गौरीकुंड भी है। फिर उसके बाद आप नहा धो करके केदारनाथ मंदिर 1 किलोमीटर पैदल है यहां से ऊपर। यहां आपके घोड़े खच्चर पच्चर वो जो भी है वो सब यहीं पर 1 किलोमीटर पहले रुक जाएंगे। बाकी मौके पे व्यवस्था ऊपर नीचे हो सकती है। ये केदारनाथ है। जा रहे क्यों केदारनाथ? पैदल या हेलीकॉप्टर? नहीं, आप लोगों के लिए तो सस्ता है। मैं एक बार गया था वहां, लोकल के लिए 2500 रुपए था तब, फाटा से लोकल उत्तराखंड, लोकल रुद्र केदारनाथ रुद्रप्रयाग। तो गुप्त काशी में थे मेरे सर थे एक जानने वाले ना, उनकी शादी में गए थे हम। 2500 था बस, एक आना जाना दोनों, उनके लोकल उसके लिए वाटा से। और पिछले साल की मैं बात बता रहा हूं, ऑन सीजन में 60,000 रुपए एक जने के मांगे ब्लैक में, फाटा से केदारनाथ ब्लैक में टिकट 60,000 का मांग रहे थे। ऐसे भी कोई पता नहीं क्या था उस दिन की, थी नहीं उस दिन वो। तो ये प्रमुख पड़ाव है। कभी कभी आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि जंगल चट्टी, भीमबल्ली, ठीक है, गौरीकुंड किस 4 धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव में आते हैं, या किस मुख्य स्थान के, या ट्रैक मार्ग में भी कन्वर्ट कर सकता है ये आपको बता, क्योंकि ट्रैक ही तो है ही एक तरीके का। ये तो तीर्थ है, अब तीर्थ पर्यटन हो गया तो तीर्थ ट्रैक हो गया है ये। अब आप वहां चौराबाड़ी ग्लेशियर पहुंच जा रहे हैं लोग देखने के लिए सीधे, कोई किसी को डर ही नहीं लग रहा है। तो ये हो गया आपदा का थोड़ा सा प्रभाव उस रूट पर क्या पड़ा है। देखिए प्रभाव में बहुत सारे और चीजें आ सकती है, लोगों के, स्थानीय लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, सरकार की कार्यशैली पर क्या प्रभाव पड़ा, तो कुछ नहीं, वो तो मैं बोल दूंगा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा। ठीक है, नदियों के आसपास निर्माण बंद कर दिए होंगे शायद सरकार ने, या फिर कोई हेल्पलाइन शुरू कर दी है, आपदा हेल्पलाइन जैसे। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट में एसडीआरएफ वगैरह का गठन हुआ। तो एसडीआरएफ की जो कार्यशैली है, उसका एसडीआरएफ का जो वो कार्य क्षेत्र काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। तो आज की डेट में तो आप देखो हर जगह एसडीआरएफ सक्रिय है। और पीक सीजन में मानसून के टाइम पर पुलिस और अन्य सेवाओं से एसडीआरएफ में अलग से भर्ती होती है। फिर जब वो बारिश खत्म हो जाएगी फिर वापस दूसरी जगह पे अटैच कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में पुलिस की भी, एसडीआरएफ हो, वन हो, सभी विभागों के अंदर हम लोग अभी जितनी हमारी कार्यशैली है लगभग 50% से 60% शॉर्टेज चल रही है। 50 से 60% की शॉर्टेज है हमारी। लेकिन कहां से लेके कहां से आए? पूरी सैलरी तो हमारी आरबीआई से उधार लेने पर चल रही। अब आता है केदारनाथ आपदा का बचाव और एवं राहत से संबंधित कुछ तथ्य पूछ सकता है, जैसे ऑपरेशन सूर्य होप।
ठीक है। ऑपरेशन सूर्य होप किस आपदा से संबंधित है, ये फैक्ट तो आपको प्री में 36 बार पूछा हुआ है। मैंने यहां पर ऑपरेशन सूर्य होप को 3 तरीके से विभाजित कर दिया। एक तो इसकी विशेषता, दूसरा MI-17 का क्रैश काफी चर्चा में था, और एक व्यक्ति इस केदारनाथ की आपदा से उभर करके आए थे, जिनके प्रति हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक सूझबूझ हो सकती है। जब तक निम के डायरेक्टर ही थे केवल और किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े थे, तो काफी पारदर्शी तरीके से इनके व्यक्तित्व को सराहा जाता था। अब क्योंकि उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद बीजेपी और कभी कहां होंगे, तो फिर राजनीतिकरण हो जाता है, तो आदमी के जो एक उसकी पर्सनालिटी के फिर पक्षपात होना शुरू हो जाता है। जैसे माना बाद अभी मैं किसी दल से जुड़ा नहीं हूं, समझ लीजिए, है ना, तो मैं किसी भी दल की बात कर लूंगा, किसी भी दल का आलोचना या वो कर लूंगा, है ना, पढ़ाने के लिए। तो खैर पढ़ाने वाला तो हमेशा ही अपनी भी कर सकता है, किसी भी कर सकता है। कल की डेट में मैं किसी दल से जुड़ जाऊंगा, तो मेरा पर्सनालिटी पे वो दल का चीज अपने आप आ जाएगा। अब उससे पहले आपको जो भी चीजें मेरी अच्छी लगती होंगी वो भी बुरी लगने लग जाएंगी, क्योंकि मेरे चेहरे पर उस दल का ठप्पा आ जाएगा। ये स्वाभाविक है राजनीति के अंदर। तो 17 जून से, क्योंकि 16 को तो आपदा आई है, 17 जून से आपने ऑपरेशन सूर्य होप चलाया है। क्योंकि हमारे स्थानीय प्रशासन और पुलिस की तो बस की बात थी नहीं, ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी चीजें हैं। तो जब जब कोई आपदा आएगी तो सबसे पहले कमान किसको दे दी जाती है? सेना को दी जाती है। तो थल सेना का जो मध्य कमान, सेंट्रल कमांड था, उसको यह सौंपी गई थी, और इसके साथ साथ कई सारे अन्य संगठनों ने सहायता करी। तो क्योंकि एक संगठन कभी भी ऐसी चीजों पर कार्य नहीं करता है, तो इसमें वायुसेना ऑपरेशन राहत चला रही थी। तो देखो यहां पर 2 ऑपरेशन चल रहे हैं, आपको याद रखना, कभी कभी पूछ लेगा कि ऑपरेशन राहत जो है वो कौन सी आपदा से संबंधित। अब आप जो ये ऑपरेशन राहत है ना, इसी ऑपरेशन राहत के तहत MI-17 हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था। आपको पता है कि MI-17 हेलीकॉप्टर भारत में सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर यही माना जाता है, जो किसी भी मौसम में और किसी भी परिस्थिति में उड़ान भर सकता है। लेकिन यह भी क्रैश हो जाता है। आप देखिए 20 अधिकारियों को लेकर के जा रहा था MI-17 हेलीकॉप्टर, जो केदार घाटी के अंदर क्षतिग्रस्त हुआ और 20 के 20 लोग मारे गए थे। तो एक बहुत बड़ा नुकसान था भारत के लिए उस समय पे, इस आपदा को जो लोग बेचारे अपनी जान लगा करके, जान की बाजी खेल करके कर रहे थे। इसके अलावा NDRF ये तो था ही, SDRF नहीं था केदारनाथ आपदा में। क्यों? क्योंकि गठन ही नहीं हुआ था। तो क्या NDRF, और NDRF की ज्यादा कोई टीमें उतनी थी नहीं, तो थोड़ा टाइम लगा इनको आने में। फिर BRO, आपको पता है पहाड़ों पर सारे रोड निर्माण करने की जिम्मेदारी BRO की है, तो BRO। उसके बाद ITBP, क्योंकि यहाँ का जो बॉर्डर इलाका है वो किसके पास आता है? उसकी रक्षा ITBP के पास आती है, तो उनका भी स्वाभाविक था कि वहां पर शामिल होना। और इसके अलावा अन्य सशस्त्र बल, इसके अलावा और कोई भी जो सशस्त्र बल थे वो भी यहाँ पर मदद के लिए पहुंचे थे। MI-17 क्रैश मैंने आपको बता दिया, ऑपरेशन राहत के तहत दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर जिसमें 20 अधिकारी मारे गए। मुख्य सूत्रधार कर्नल अजय कोठियाल को दिया है। उस टाइम पर वो निम के प्रिंसिपल थे। निम मतलब नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसके प्रिंसिपल थे। उनको राहत के साथ साथ, उसके राहत के बाद जो पुनर्निर्माण केदारनाथ, मैं ये बोलूंगा कि इनको आप यहां पर लिख लेना कि इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो केदारनाथ पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। हाँ, केदारनाथ पुनर्निर्माण, पुनर्वास आदि, इसकी जिम्मेदारी इनको दी गई थी। ठीक है, तो यह है आपका केदारनाथ आपदा से जुड़ा हुआ भूस्खलन और ये सारे की सारी जो आपदाएं हैं। अब एक क्लास और रहेगा आपदा में, जो बची हुई सारी की सारी छोटी छोटी चीजें, एक और हो सकता है, क्योंकि ये तो अभी हम लोग जो भी कारण है ये अभी प्राकृतिक कारण पढ़ रहे हैं ना, हमने फिर मानवीयकृत कारण भी पढ़ने, फिर आपदा प्रबंधन भी तो पढ़ना है हमने, आपदा मैनेजमेंट है, अभी तो है दो एक क्लास के आसपास का सामान। इसको यहीं सीमित करते हैं आज।